नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइज आज हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में। इसके पहले हम जो है दो राजा के बारे में आपसे बात कर चुके हैं, जो बाबर और हुमायूं था। आज हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। यह जो है मुगल डायनेस्टी का तीसरा राजा होगा। तो देखिए यह कब से कब तक राज किया। तो अकबर जो है वह राज करता है 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक राज करता है। जो अकबर होता है वह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक राज करता है। इसका हम लोग सबसे पहले प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर इसके युद्ध के बारे में बात करेंगे, इसका धार्मिक नीति कैसा था, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे हम पहले बात करेंगे प्रारंभिक जीवन। अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था, वहाँ उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता माँ कौन हुए, उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है घटनाएं उनके जीवन में घटा। तो देखिए सबसे पहला अकबर का जो जन्म हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ये डेट आपको याद रखना है। जो अकबर था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राजा अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। कहने का मतलब हुआ कि अकबर का जो जन्म हुआ वह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और उनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का जो जन्म हुआ वह जो अमरकोट के राजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ जन्म हुआ था। तो अमरकोट के जो राजा जिनका नाम था राणा वीरसाल के महल में जन्म हुआ। अकबर का बचपन का जो नाम था वह जलाल था। गाइज याद रखेंगे, अकबर का बचपन का नाम जलाल था। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। इनका माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं था। इसका जन्म जो हुआ वह अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में हुआ था। बचपन का नाम जो था वह मैंने बता दिया कि जलाल जो था, इसका बचपन का नाम जलाल था। उसके बाद अकबर का जो शिक्षक हुए अकबर का जो शिक्षक हुए जो अकबर का जो टीचर हुए वह थे अब्दुल उनका जो टीचर का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी, है ना। अकबर के शिक्षक का नाम भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि अकबर का शिक्षक कौन थे। तो अब्दुल लतीफ ईरानी जो बहुत बड़े विद्वान थे, वह अकबर के शिक्षक हुए। अब्दुल लतीफ ईरानी अकबर के शिक्षक हुए। उसके बाद अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। यह पंजाब के कालनौर नामक स्थान पर 12.5 वर्ष की आयु में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वह मात्र 12.5 वर्ष का उम्र में, बढ़िया से होश भी नहीं होता है कि बच्चे को करना क्या होता है। तो 12.5 वर्ष की उम्र में अकबर को राज्याभिषेक कर दिया गया पंजाब के कॉलनौर नामक स्थान में। 14 फरवरी 1556 को अकबर का जो है अभिषेक किया गया। 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक किया गया। उस समय जो अकबर थे मात्र 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष के थे अकबर उम्र में छोटे थे, इसलिए उन्हें संरक्षक का रखना बहुत जरूरी था, एक बॉडीगार्ड रखना बहुत जरूरी था, जिसके लिए बैरम खां को चुना गया था। बैरम खां को जो है उनके अंगरक्षक के रूप में चुना गया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से गाजी उपाधि, अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि
से राज सिंहासन पर बैठा था। मतलब कि जब अकबर जब राजा बन गए, तब से उनका पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बादशाही गाजी के नाम से वह राज सिंहासन पे बैठे थे। अभी मैंने बताया कि अकबर जो थे मात्र 12.5 वर्ष की उम्र में उन्हें राज्याभिषेक हो गया था। इसीलिए अकबर को एक संरक्षक का बहुत जरूरी था। संरक्षक के रूप में अकबर के बालक होने के कारण बैरम खां को नियुक्त किया गया। जो संरक्षक था वह बैरम खां को नियुक्त किया गया। और बैरम खां इस पद पे 1556 से लेकर के 1560 तक बने रहते हैं। बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक बना और यह 1556 से लेकर के 1560 तक उनका संरक्षक बने होते हैं। होता यूं है कि जो बैरम खां थे वह जा रहे थे हज यात्रा पे जा रहे थे। 1560 में मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन एक जगह है जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दिए। बैरम खां हज यात्रा के लिए जा रहे थे, जो कि हज यात्रा मक्का में हुआ करता। तीर्थ यात्रा के दौरान मतलब बैरम खां मक्का जा रहे थे और उसी 1560 की बात है। उसी के मतलब कि तीर्थ यात्रा के समय ही उनके रास्ते में जो पाटन पड़ता अहमदाबाद में, मुबारक खां जो थे वह बैरम खां की हत्या कर देते हैं। मुबारक खान जो है वह बैरम खां की हत्या कर देते हैं। 1562 से 62 के काल को पेटीकोट शासन कहते हैं, क्योंकि इस समय पर कुछ महिलाओं का अधिकार था। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि जब बैरम खां की हत्या हो गया तो अकबर को देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा, संरक्षण करने वाला कोई नहीं रहा। तो 2 साल का जो समय है 1560 से, चूंकि 1560 में बैरम खां की हत्या हो गया, 1560 से 52 के बीच का जो 62 के बीच का जो 1560 से 62 के बीच का जो शासन काल है, इसको पेटीकोट शासन काल के नाम से जाना जाता है। उसे पेटीकोट शासन काल के नाम जानते हैं, क्योंकि इस समय कुछ महिलाओं का शासन पर जो है महिलाओं का अधिकार हो गया था, प्रभाव हो गया था। अकबर ने एक धर्म चलाए थे जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर जो थे एक धर्म चलाए थे, उसका संस्थापक थे दीन इलाही, उस धर्म का नाम था। उस धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू जो थे वह बीरबल था। याद रखेंगे, पहला और अंतिम हिंदू जो था बीरबल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर ने क्या किया था, क्योंकि अकबर जो थे वो सभी धर्मों को मिला करके एक दीन इलाही नामक धर्म चलाए थे। उस धर्म को अपनाने वाला मात्र एक व्यक्ति था, बीरबल था, जो हिंदू राजा था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम जो हिंदू शासक था वह बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय, याद रखेंगे बहुत, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिए थे। जो अकबर थे उन्होंने एक जैन धर्म के गुरु थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी नाम के एक जैन गुरु थे, जिनको अकबर ने जो है जगत गुरु का उपाधि दिया था। जगत गुरु का उपाधि अकबर के द्वारा श्री हरि विजय सूरी को दिया गया था, जो एक जैन गुरु थे। और अकबर ने क्या किए थे, अकबर कुछ सभी धर्मों को एक तरफ से मानता था। अकबर अपने जो महल में सूर्य उपासना नाम का एक जो है प्रतिष्ठान का शुरुआत किया था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू किया था। सूर्य का उपासना जो है कंपलसरी कर दिया गया था। एक वो जो है मतलब कि अवसर के रूप में उसे स्थापित किया था, उसे जरूरी करना था। ऐसे अकबर के द्वारा सूर्य उपासना शुरू किया गया था। और जिस समय अकबर थे उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समय थे। सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समय में हुआ करते थे, तो वह अकबर के समय में हुआ करते थे।
अब देखिए हम लोगों ने अभी अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद का जो वीडियो जो इसका बाद का जो होगा अब क्लास या उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अकबर का युद्ध कहाँ से हुआ, अकबर ने कौन कौन से शहर को जीते। तो चलिए हम लोग उसके युद्ध के बारे में बात करते। तो गाइस चलते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध किए थे। तो अकबर का जो पहला युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। पानीपत का दूसरा जो युद्ध होता है वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और यह युद्ध पानीपत का जो दूसरा लड़ाई होता है, इस युद्ध में जो है अकबर और हेमू होते हैं। अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें हेमू पराजित हो जाता है। हेमू जो है मारा जाता है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो द्वितीय युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ। और यह किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि हेमू जो है वह पूरी तरह से घायल हुआ, मारा गया। उसके बाद है मालवा का युद्ध। मालवा का जो युद्ध है वह अधम खां और बाज बहादुर के बीच में हुआ था। जो मालवा का युद्ध हुआ वो अधम खां और बाज बहादुर के बीच में हुआ, जिसमें बाज बहादुर जो थे वो पराजित हो गए। बाज बहादुर का जो समाधि स्थल है वह उज्जैन में पड़ता है। याद रखेंगे बाज बहादुर का समाधि स्थल कहाँ पड़ता है, तो वह उज्जैन में पड़ता है। उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध हुआ। चित्तौड़ को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और भरतपुर को मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, चित्तौड़ को राजस्थान का प्रवेश द्वार और भरतपुर को मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह चित्तौड़ का जो लड़ाई हुआ था अकबर और उदय सिंह के सेनापति जयमल और पट्टा के बीच में हुआ था। अकबर और उदय सिंह का जो सेनापति था जयमल और पट्टा के बीच में हुआ था, जिसमें जयमल और पट्टा पराजित हुए, यानी कि अकबर को विजय मिला। उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 18 जून 1557 को होता है। 18 जून 1557 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। याद रखिएगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 8 जून 1557 को होता है। और इस युद्ध में जो है अकबर और जो है आपका अकबर और राणा प्रताप जो है युद्ध करते हैं। अकबर और राणा प्रताप के बीच जो है 1557 ईस्वी में युद्ध होता है हल्दी घाटी में। और इस युद्ध में राणा प्रताप जो है पराजित हो जाते हैं। याद रखिएगा जो राणा प्रताप था वह सिसोदिया वंश के राजा थे। राणा प्रताप सिसोदिया वंश का शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप किस वंश का शासक था, तो राणा प्रताप सिसोदिया वंश का शासक हुआ करते थे। और यह प्रथम राजपूत था। राणा प्रताप एक प्रथम राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनस्थता को स्वीकार नहीं किया था। लगभग सभी मुगल शासकों का जो है गुलामी मंजूर कर चुका था। जितने भी राजपूत शासक थे वह मुगलों के अंडर काम कर रहे थे, उसका अधीनस्थता स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह राणा प्रताप जैसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनस्थता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनस्थता स्वीकार नहीं किया। इसने पहले राजधानी बनाए थे कुंभलगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने से पहले इनका राजधानी कहाँ था, तो उसके राजधानी कुंभलगढ़ में था। उसके बाद जो है जब ये हार जाता है तो चावड़ को बना देता है। और देखिए जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो अकबर का जो सेनापति था वह मान सिंह थे। अकबर का सेनापति मान सिंह था और आसफ खां थे। मतलब अकबर की तरफ से मान सिंह और
और आसफ खां जो थे वह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सेना का नेतृत्व जो थे वह कौन कर रहे थे? मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। किस तरफ से? वह हल जो है अकबर की तरफ से। अकबर का जो सेनापति है मान सिंह को माना जाता है। उसके बाद असीरगढ़ का आक्रमण। असीरगढ़ का जो आक्रमण होता है 1601 ईस्वी में होता है और यह यह अकबर का अंतिम आक्रमण होता है। 1601 ईस्वी जो है यह अकबर का अंतिम आक्रमण होता है। अकबर जो थे इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब हम लोग उन महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बातें करेंगे। गाइस, जब हम लोग देखेंगे कि अकबर के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उसने कौन कौन से प्रदेश पर कब अधिकार किया, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि दास प्रथा का अंत। अकबर ने दास प्रथा का अंत जो था 1562 ईस्वी में किए थे। दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है अकबर को हरमदल से जो मुक्ति है वह 1562 में मिला था। अकबर को क्वेश्चन आता है कि हरमदल से मुक्ति कब मिला था। हरमदल एक कुछ कमेटी था जिसमें से उसको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से छोड़ दिए थे। हरमदल से मुक्ति 1562 में मिला। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। इसके पहले क्या था कि तीर्थ यात्रा करने पर कुछ टैक्स दिया जाता था, उस टैक्स को खत्म कर दिए गए 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया गया 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कर दिया गया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, याद रखना है, फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना हुआ था, फतेहपुर सीकरी का स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण वो 1571 ईस्वी में हुआ था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ और आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है क्या हुआ कि राजधानी का स्थानांतरण हुआ। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया। इबादत खाना का जो स्थापना है वो 1575 ईस्वी में किया गया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में 78 में किया गया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश का जो अनुमति था वह 1578 में किया गया। मजहर की घोषणा 1589 में किया गया 1529 में किया गया। और दीन इलाही का जो स्थापना है वो 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही का स्थापना जो कि अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में किया था। इलाही संवत का शुरुआत 1583 ईस्वी में किया जाता है। जो इलाही संवत है, इलाही संवत का शुरुआत 1583 ईस्वी में किया जाता है। और राजधानी लाहौर स्थानांतरण कर दिया जाता है 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में जो राजधानी है वह लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं अकबर के द्वारा। उनमें जैसे दास प्रथा का जो अंत होता है तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हो जाता है। उसी प्रकार से अकबर का जो हरमदल से मुक्ति हो जाता है तो वो भी 1562 में होता है। तीर्थ यात्रा का जो कर है, टैक्स है, उसको समाप्त कर दिया जाता है तो वो भी कर जो है 1563 ईस्वी में किया जाता है। उसी प्रकार जजिया कर 1564 ईस्वी में खत्म कर दिए जाते हैं। फिर जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तो फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना होता है वो 1571 में होता है। और 1571 ईस्वी में ही आगरा से फतेहपुर को जो है राजधानी बना दिए जाते हैं। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में करते हैं। इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों को जाने का जो अनुमति मिलता है 1578 में मिलता है। मजहर की घोषणा 1579 में होता है। और दीन इलाही का जो घोषणा होता है, दीन इलाही एक धर्म को जो स्थापना होता है वह 1582 में होता है। इलाही संवत का शुरुआत 1583 में होता है। राजधानी लाहौर जो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं वह 1585 ईस्वी में किए जाते हैं। ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब जो है अकबर ने अपने राज को फैलाया और इसने राज फैलाने के लिए कई राजाओं से युद्ध किया।
कुछ राजा जो लड़े और कुछ राजा जो ऐसे थे जो खुद जो उनके अधीन हो गए। जैसे में देखिए मालवा, मालवा का जो शासक था, मालवा का जो शासक था वह बाज बहादुर था। मालवा का जो शासक था वह बाज बहादुर था। और वहाँ इन लोगों ने 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में मुगलों का ने आक्रमण किया। और मुगल का जो शासक था, वो मुगल का जो सेनापति था वह आदम खां और पीर मोहम्मद था। पीर मोहम्मद था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर ने मालवा को कब जीत लिया? 1561 में जीत लिया। मालवा को अकबर ने 1561 में जीता। वहाँ का शासक मालवा का था बाज बहादुर, और इधर से जो जीतने वाला था वह आदम खां और पीर मोहम्मद थे। उसी प्रकार चुनार को जीता जाता है अफगानों शासन के द्वारा। वहाँ का जो शासक होता है चुनार, तो चुनार का जो शासक होता है वह अफगान शासक होते हैं। लेकिन मुगल उसको भी जाता है 1562 ईस्वी में। और वहाँ का जो मुगलों का सेनापति होता है अब्दुल्ला खां होता है। अब्दुल्ला खां मुगलों का सेनापति होते हैं। गोंडवाना जो है वीर नारायण एवं दुर्गावती होती, वहाँ का जो शासक होती हैं वह वीर नारायण एवं दुर्गावती। मुगलों 1564 ईस्वी में उसको जीत जाता है। वहाँ आसफ खां जो था स्वयं अधीनस्थ हो जाते हैं। जो आसफ खां स्वयं अधीनस्थ हो जाते हैं। आमेर का शासक था भारमल, जो 1562 ईस्वी में आमेर को जीता जाता है और खुद जो है स्वीकार कर लेता है। मेड़ता का शासक था आपका जयमल, जो कि 1562 ईस्वी में, और वहाँ जो युद्ध कर रहे थे मुगल सेनापति थे वह रफुद्दीन थे। मेवाड़ का शासक था राजा उदय सिंह और राणा प्रताप सिंह, जो कि ये दोनों 1568 में हुआ, जिसमें जो है अकबर ने खुद लड़े और मान सिंह और आसफ खां जो था ये दोनों उनके सेनापति थे। रणथंभौर में का जो शासक था वह सूरज नहार था। और वहाँ 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर ने वहाँ का आक्रमण किए और वहाँ उसको जो है जीत गए। कालिंजर का राजा जो था, कालिंजर के राजा रामचंद्र था। 1569 में मुगलों ने उसको जीत लिया। वहाँ मजनू खां काक शाह जो था वहाँ के जो था मुगलों का सेनापति था। उसके बाद मारवाड़ का जो राजा था राव चंद्रसेन थे। वहाँ 1570 में जो है मुगलों ने जीत लिया और स्वयं अधीनस्था जो है स्वीकार कर लिया था। बीकानेर, उसका वहाँ का जो राजा था कल्याणमल था। 1570 ईस्वी में कल्याणमल ने जो है खुद अधीनस्था जो है स्थापित कर लिया। जैसलमेर का जो राजा था रावल हरीश राय थे। 1570 में उसने भी जो है अधीनस्था स्वीकार कर लिए। और उसके बाद है बिहार और बंगाल का जो शासक था दाऊद खां था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और बंगाल का जो शासक था दाऊद खां था। 74 से 76 तक लगभग जो है 2 साल का संघर्ष चलता है। और बीच में मुनीम खां खाना ने जो है यहाँ का जो है विजय प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हमने बात किया कि अकबर ने कौन कौन युद्ध किए, अकबर ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया, वह कौन कौन से प्रदेश को कब जीता, वहाँ का राजा कौन था, वहाँ जो है कौन युद्ध कर रहे थे। गाइज, अब हम लोग जानेंगे अकबर की कुछ जो है नीतियों के बारे में। अकबर का जो क्या नीति था, धर्म के प्रति क्या नीति था, उनका धार्मिक नीति कैसा था, सामाजिक कार्य वो कैसा क्या करते थे, तो इसके लिए हम लोग जो है अगले क्लास में बात करेंगे।